मेरे बच्चे उस दिन भी रोंदे आगे। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। पुलिस ने एक बार भी मार को यूं भी नहीं कहा अब चलो कहाँ का वाक्य है। मेरे आदमी ने मेरे बिना दाग किस तरह दे दिया तने। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। आज एक महिला के साथ फिलहाल मैं बैठी हुई हूं, ललिता देवी जी, जो शायद हर रोज इस बात पर बिलख करके सोती हैं कि उनके पति के आखिरी समय में उनका चेहरा इन्हें नहीं दिखाया गया। अजी चेहरा तो छोड़िए, उनके अंतिम संस्कार की जितने रीति रिवाज थे, जो रस्में होती हैं, उन तक में भी इन्हें शामिल होने का अधिकार नहीं दिया गया। वो अधिकार इनसे और इनके बच्चों से छीन लिया गया। पूरा मामला क्या है, क्यों जो है ये महिला आज पूरे प्रशासन से, पूरे पुलिस प्रशासन से, अनिल विज से, दुष्यंत चौटाला से जो है इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। क्या है मामला, पूरा मामला हम आपको समझाते हैं, बताते हैं। ललिता देवी जी फिलहाल मेरे साथ हैं, जो महिला हैं पक्ष में बताएंगे। मैडम नमस्कार। नमस्कार मैम। ललिता जी, ये बताइए कि आपके पति के परिवार वालों ने उनका अंतिम संस्कार किया, क्या कारण था कि आप लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? मैडम मेरे को इसलिए नहीं बुलाया गया। मेरे को बुलाते तो मैं कहीं ना कहीं ये पूछती भाई ये कैसे मौत हुई है इसकी, या मेरे को यकीन नहीं है उनके ऊपर बिल्कुल भी, क्योंकि वो पहले भी एक बार मेरे आदमी पे अटैक करवा चुके हैं, कि वो एक्सीडेंट करवा चुके हैं। वो मुझे मामला एक बार शुरुआत से बताइए कि क्या जो है आप लोगों के परिवार में आपसी क्या फूट है, क्या दिक्कत है जो आप अलग अलग हैं? दिक्कत ये है जी, उसकी पहली वाइफ है, तो वो किसी वजह से उनके मियाँ बीबी के बीच में मनमुटाव आ गया था, कुछ भी था, लेकिन वो उसको छोड़ के चली गई थी। जो और आपके पति की पहली पत्नी तो उसके बाद जी 1997 में राजपाल ने मुझसे शादी की थी। तो राजपाल ने शादी की, उसके बाद हम दोनों मियाँ बीबी हिसार में ही रह रहे थे। हमारे 2 बच्चे एक्सपायर भी हो गए और 2 हमारे पास भी हैं। एक 22 साल का लड़का है, एक 18 साल की लड़की है। 22 साल का लड़का है और 18 साल की? हाँ जी, ठीक है। तो अभी मेरे साथ ये है कि मेरा आदमी का जिस टाइम एक्सीडेंट होया था, उस टाइम मैंने अकेली ने यहाँ हिसार लाके चावला हॉस्पिटल में इलाज करवाया। आपके पति का एक्सीडेंट कब हुआ था? मेरे पति का एक्सीडेंट 2011 में हुआ था मैडम। कैसे हुआ था? ये नहीं पता मेरे को, कि जाना तो मेरे आदमी ने पंजाब में था, मानसा मंडी, गाड़ी लेके, फ्रूट की गाड़ी चलाते थे मंडी की, ठीक है। और ये नहीं पता मेरे को वो गाड़ी लेके मतलब दादरी कैसे पहुंचा है, या ले जाया गया है या कैसे हुआ है। लेकिन अचानक से मेरे पास फोन आया, भाई राजपाल का एक्सीडेंट हो लिया, वो मर लिया। उसके बाद मैडम मैं पहुंची हूँ दादरी से बोले रेफर कर दिया रोहतक गई हूँ। तो रोहतक मैं बोली भाई कहाँ है राजपाल, तो उसके गांव से काफ़ी बंदे आए बैठे थे, भाई राजपाल तो हो लिया और उसकी लाश लेके हम लोग चरखी में चल रहे हैं। तो मैं बोली अच्छा, मैं ऐसे कैसे हो सकता है, जो मेरे को यकीन नहीं होया। मैं बोली मैं राजपाल को जब तक आंखों से नहीं देख लेती मैं मानूंगी नहीं ये चीज़। तो मैडम मेरे को अंदर नहीं घुसने दे रहे थे पीजीआई रोहतक में, तो मैं जबरदस्ती घुस गई। आपको उस समय भी आपके पति के पास नहीं ले जाया गया? दूर रख रहे थे मेरे को बहुत दूर रख रहे थे, ठीक है। तो मेरे को मेरे पति के पास पहुंचने नहीं दे। मैं जी मैडम धक्का मुक्की करके मैं घुस गई अंदर। तो मैंने मेरा पति इधर उधर ढूंढती रही, आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया। तो इधर उधर देखती हूँ मैं, उसका जमाई एक स्ट्रेचर, जो राजेश नाम का जमाई है उसका रोहतक में, वो एक स्ट्रेचर खींच के और डेड हाउस की तरफ से इधर भाग रहा है। तो मैंने कहा जी रोको आप इसको, स्ट्रेचर को। मैंने उसकी स्ट्रेचर वहीं पकड़ ली। तो मैंने वो कह रहा है कि मतलब ना इसको थोड़ी देर के लिए है ना उधर लेके जा रहे हैं डेड हाउस की तरफ, और बाहर लेके आएंगे ना जब देख लेना सभी। मैं बोली दिखा मेरे को एक बार। तो मैंने देखा तो मेरे आदमी की नबज चल रही थी, यानी कि जिंदा व्यक्ति को मृत बता करके और डेड हाउस में डेड हाउस की तरफ लेके जाने लग रहे, उसको स्ट्रेचर खींचे जाने लग रहे दोनों जमाई इसके, ठीक है। तो मैडम मैं जब हाथ मार के मेरे आदमी की छाती पे मैंने देखा तो वो धड़क रहा था। तो मैं बोली जिंदे को आप मुर्दा कैसे कर सकते हो, मेरा आदमी जिंदा है। तो मैडम मैंने वहाँ से एम्बुलेंस करी पीजीआई रोहतक से, वो लाने नहीं दे रहे थे, मैं फिर भी ज़बरदस्ती लेके आई। पीजीआई से मैंने एम्बुलेंस करी, मैंने हिसार के लिए अरोड़ा में ले गए। अरोड़ा वाले बाहर से बोले भाई कुछ नहीं है इसके अंदर। फिर मैडम मैं लेके गई चावड़ा हॉस्पिटल में, चावड़ा हॉस्पिटल वाले बोले जिंदा है। तो चावड़ा हॉस्पिटल में मैंने इलाज करवाया, कुल्ले डलवाए उसको, ये गोडे डलवाए, ये राड डलवाई, सारा कुछ डलवाया। लेकिन मैडम मेरे को कामयाबी नहीं मिली, मेरा आदमी दोबारा से नहीं चल पाया, विकलांग हो गया। यह नहीं कि कहने का मतलब जिंदा वो हमारे अंदर थे,
लेकिन मेरे हिसाब से मतलब जो भी दाढ़ी दप्पा कुछ भी करते थे वो करने के लायक नहीं रहे थे। ठीक है, यानी कि आमदनी करने लायक नहीं बचे थे, सिर्फ आप लोगों के बीच में रह सकते। हाँ जी, हाँ जी। तो आमदनी करने के लायक नहीं बचे थे। उसके बाद मेरे आदमी का इलाज करवाया मैंने चावड़ा हॉस्पिटल से। 6-7 ऑपरेशन हुए, खाल खूल और चढ़ी, वो चढ़वाई मैंने उसकी। उसके बाद मैडम मेरे आदमी ने यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में घूम फिर के एक बेस वो विकलांग का सर्टिफिकेट बनवाया। सर्टिफिकेट बनवा के मेरे आदमी ने हमारी बेसहारा में मेरे बच्चों की मेरी पेंशन बनवाई। वो लेते थे हम, मेरा आदमी भी लेता था, मैं भी लेती थी। उसके बाद मैडम मेरा आदमी ने क्या करा कि 2011 में लास्ट में मतलब ना दिसंबर का महीना था, ऐसा भी ना था, उसमें मेरे घर वाले ने ये कह दिया भाई अब कुछ भी तुम्हारे साथ हो सकता है। मैं बोली नू बता तेरे ऊपर जानबूझ के हमला हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है या करवाया गया है? नू ला तू छोड़ इस बात ने, क्या करेगी, तेरा दिमाग थोड़ा सा गर्म है, तू छोड़ इस बात को। तो मैं बोली अच्छा। तो मेरे आदमी ने क्या करा, आके मेरे आदमी ने मेरे को कोर्ट में ले जाके एक पावर अटॉर्नी दे दी। यानी कि आपके पति कहीं ना कहीं इस बात को मान रहे थे कि उनके साथ मारेंगे हमारे को। ठीक है, मेरे आदमी को ये अंदेशा था कि लड़के को और लड़की को खतरा है, ये मार सकते हैं। ठीक है। तो मैं बोली ये कि क्या होता है ये पावर अटॉर्नी? बोला अगर मेरे को कुछ हो जाता है ना तो कल ने मेरी जगह जमीन तू बेच भी सकेगी, खरीद भी सकेगी, कुछ भी। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं टूट गया हूँ, मैं 100% विकलांग हो गया हूँ, मेरी जगह आज से राजपाल तू रहेगी। मेरे आदमी ने ये फैसला लिया। ठीक है। तो मैडम मैं चली गई कोर्ट में, मेरे आदमी ने मेरे को पावर अटॉर्नी दे दी। इस पावर अटॉर्नी का उनको पता चल गया भाई इसने पावर अटॉर्नी करवा दी और ये तो बंदा हद से आगे निकल गया। तो मैडम उस टाइम से वो रंजिश रखने लगे मेरे साथ जी, रंजिश रखने लगे। तो मेरे आदमी को बड़ो चपड़ो के ये आए, बोले मामा के जाके आना है, कुछ पैसे दे लेगा, हिसाब करना है, कुछ जमीन अपन है माल बाटा ने देनी है, आ मेरे साथ चलो। मेरा देवर आया और एक इसका जमाई आया और ये ले गए इसको यहाँ से ले गए। तो मैडम उसके बाद से मेरे पास नहीं आने दे रहे थे। वो भी आना चाह रहा था और मैं भी बुलाना चाह रही थी, लेकिन आने नहीं दे रहे थे। तो वो बोला मेरी मजबूरी है। तो मैंने मैडम थक के हार के ना मैं तो लगी खुद शोरूम पे काम करने के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों का तो पेट मेरे को भरना ही था। बिल्कुल। मैं लगी शोरूम पे। उसके बाद है ना मैंने केस डाल दिया कोर्ट में। कोर्ट में केस डाल दिया तो मेरा आदमी जैसे ही हाजिर हुआ ना, मेरा आदमी ने ये कहा भाई जो कुछ होगा मेरे घर वाले के कहने से, जो भी कुछ मैंने करा आगे से मैं ज़िंदगी में इसके साथ कुछ भी नहीं करूँगा। प्रियंका जैन की अदालत में मैंने केस मेरे हक में फैसला हुआ है। ठीक है। उस चीज़ की फाइल भी मैंने प्रशासन को दे दी है। ठीक है। 2014 हमारा फैसला मेरी तरफ आया। तो उसके बाद से हम मियाँ बीबी यहाँ रह रहे थे। रह तो हम 1996-97 से ही रहे हैं। उसके बाद हम हंसी खुशी रह रहे थे। ठीक है, मेरा आदमी कमा नहीं सकता था, लेकिन हमारे घर में हमारे को बैठा दिख रहा था, मेरा बोल बतला का सारा था, मेरा जो भी कुछ था भाई लेन का देन का। गलत आदमी दिखा था तो किसी गलत आदमी की मेरी तरफ निगाह नहीं होती थी। बिल्कुल। मेरे को ये सारा बहुत ज़्यादा था। फिर ये बंदे हैं ना, अभी 2020 में 9 महीने की 10 तारीख ने मेरा आदमी बोला कि चल मैं तेरे नाम ज़मीन करवा के आता हूँ दादरी। तो मैं बोली ठीक है। तो दादरी हम गए मैडम। दादरी मेरे जेठ का लड़का है, मांगे का लड़का है, संजय नाम है उस लड़के का, वो मिल गया। उसने बुलवा लिया मेरा देवर जगदीश। तो इन्होंने मिल के कुछ मीटिंग ऐसी करी। बोला कह तो चुप चाला चला जा, नहीं तो मेरा आदमी बैसाखी से चलता है। बैसाखी है ना ये नू सोच लिया तेरे अंदर को छोड़ दूंगा। तो मैं बोली तय क्यों डर है, जब मैं तेरे सत्ती हूँ ना, डर क्यों है? तो हम करते कराते मैडम पटवारी के पास पहुंच गए। पटवारी को बोला कि जी आप है ये विकलांग बंदा, इसको लेके आ गए, आप अकेले ही आ जाते। मैं बोली जी ऐसे है, जिस बंदे का नाम जमीन है, जो भी कुछ है वो मेरा आदमी है, उसके सत्ती मेरा भाड़ा किराया कौन लगा। और मैं बोले नहीं जी इसको तंग करने की जरूरत नहीं है मैडम, आप आ जाना, ये मेरा नंबर ले लो। मैं ठीक है जी। तो हम वहाँ से आने लगे तो ये बंदे बस स्टैंड के पास दोबारा फिर मिल गए हमारे को। तो इन्होंने कहा भाई ठीक है, आप हम लड़ाई झगड़े बहुत हो लिए, बहुत कुछ हो लिया, आप परसों आ जाओ और आप बैठ के बात करेंगे। ठीक है। तो हम 12 तारीख को यहाँ पे आ गए भिवानी नेहरू पार्क में हम बैठ गए। मेरा आदमी बोला मैं एक बार इनसे बात कर लूँ। मैं बोले ठीक है। बोले मुरारी से मैं 15,000 रुपये ले लूँ। मैं ठीक है जी। तो मैं बोली मैं तेरे छत्ती चलूँ? बोले ना तू बैठ 2 मिनट। उसकी कोई मतलब जान पहचान की कुछ महिलाएं बैठी थी पार्क में, वो पार्क में ये करती हैं। तो उनके पास मेरे को बिठा के चले गए। बोले भाई थम तो चाय पी लो इतना तेरी भाभी के छत्ती और मैं आऊँ हूँ। उनके पास मेरे को बिठा के चला गया। तो मैडम
मेरे देवर ने भी देख लिया यार ही है, और उन लड़कों ने भी देख लिया। मैंने मैडम मैं बाट देखती रही, मैं बिगन्ने शहर में मैं रात को कैसे बैठी रह जाऊँ। बिल्कुल। तो मैं ढूंढ डांड के सारी इनके घर घुरा, मैंने क्वाड खुड़काने की कोशिश करी। आपको पार्क में बिठा करके और आपके पति चले गए। तो मैडम ये बात मैंने बताई, सभी पार्क वाले बोले भाई आवेगा। मैं जी वे तो ड्यूटी करने वाले थे, वे तो ड्यूटी करके चले गए, मैं पार्क में रात को कहाँ रहूँ। बिल्कुल। तो मैंने जी तो शाम की बस पकड़ी, तो शाम से फिर मैंने आगे बस मिलने वाली नहीं थी, तो मैंने मेरा लड़का बुलाया, तो शाम बेटा ऐसे बात होगी तेरे पापा को, पता नहीं वो कहाँ ले गए कहाँ नहीं, और बेटा मैं तो शाम में और तो शाम से मेरे को साधन नहीं मिल रहा। तो मेरा लड़का तो शाम मेरे को लेने आ गया, चली गई मैं घर पे। उसके बाद मैडम मेरे को बुखार चढ़ गया 13 तारीख को। 13 तारीख को मैं हिसार में ही रही, तो मैं रोए गई तो सारी लुगाई बोली नू किस तरह पार पड़ेगी, तू परसों तो अच्छी हंसती खेलती गई है उसके साथ, नू कैसे पार पड़ेगी, तू दरखास्त लगा भिवानी। तो मैंने जी भिवानी एसपी को दरखास्त लगाई थी, और भिवानी मैंने सिटी को भी दी थी, भिवानी मैंने बीटीएम मिल की चौकी लगा उसको भी दी थी। तो वो मौका देखने आए पारिक में, उन्होंने देखा तहकीकात करी भाई हाँ यह बंदा आया था, उन्होंने वो चीज़ दे दी अखबार में। वो बोले हम तो देख किडनैपिंग का तो केस अभी बनाएंगे नहीं, मन तो किडनैपिंग की दी थी जी। उन्होंने कहा किडनैपिंग का तो हम बनाएंगे नहीं, हम तो बनाएंगे गुमशुदगी का। ठीक है। तो मैडम इनके रिश्तेदारियां में पुलिस जाने लगी ढूंढने के लिए राजपाल को, तो राजपाल इनने आमने सामने नहीं होने दिया। एक दिन राजपाल ने मेरे को मिल के और मेरे को ये कहा भाई ये लेके आए थाने में, इसने राजपाल ने। कौन से थाने में? ये लेके आए तू शाम थाने में, मेरे आदमी ने मेरे को यूँ बुलाया था एक बार तू मेरे से बात कर ले आके। तो मैंने यूँ सोचा भाई पुलिस से मैं क्यों आँख में चोली खेलूँ, ये तो खेल है वो खेल है, तो मैं तो जो सच बात होगी मैं तो पुलिस को बताऊंगी। तो मैंने भिवानी बीटीएम चौकी को फ़ोन कर दिया भाई ऐसे ऐसे बंदा मेरे को तू शाम बुला रहा है, और वो अकेला है या पता नहीं कौन है उसके साथ कौन नहीं। तो ये बस में बैठा मेरा आदमी मेरे को बुला ली बस स्टैंड पे, मैं मेरे लड़के को लेके वहाँ चली गई। तो मेरे आदमी ने ये कहा भाई तू लड़के को लेके यहाँ क्यों आ गई, लड़के की जान में खतरा है, तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जा। तो मैं बोली नू बता भाई बात क्या है। नू बोला तू नू सोच लिए मैं मेरी मर्जी से गया था, लेकिन मेरे पास पूरी तरह से दबाव है, और तू जा घर हाँ छोरन लेके 72 निकल जा, और नोला बंदे आस पास ही है, तू अगर थोड़ी सी भी मेरा कहना माने तो तू चली जा। मेरे को 1000 रुपये दिए उसने, और मेरे को घरा भेज दिया। मैं ठीक है। तो उस दिन का दिन राज का दिन है मैडम, आज तक मेरा आदमी मेरे को दिखाई नहीं दिया। यानी कि तुशाम उस थाने में जो है आखिरी बार आपको वो मिले? हाँ तुशाम थाने में आखिरी बार मेरे को मिले थे। क्या इसके बाद आपकी फोन पे उसने फिर पुलिस वाले ने बोले भाई हमने तो कुछ लिख के देना पड़ेगा, तू कुछ तो लिख के दे के जा। तो मेरे से साइन करवा लिए भाई लिख के दे दे, तू कुछ को भी कानून कार्रवाई नहीं चाहती। मैंने लिख दिया मैडम, जो मेरा आदमी का हक में मैंने जाना था, मेरा आदमी मैंने जिंदा चाहिए था, तो मेरा आदमी बोला मेरी मजबूरी समझ उसने मेरा हाथ पाँव जोड़े, तो मैंने लिख के दे दिया था। उसके बाद मेरा आदमी ने ये लिख के दिया भाई मैं है नहीं कहीं ना कहीं मेरी मर्जी से ही जा रहा था, और मैं अपने आप चले जाऊंगा, कल या परसों घर चल जाऊंगा, मैं किसी तरह भी जाऊं। मेरे को भरोसा था मैडम मेरा आदमी घर आ जाएगा, क्योंकि मेरा आदमी ने मेरे को विश्वास में लेके भेजा था। बोला एक बार थोड़ी सी मेरी कंडीशन समझ, जमीन का मसला आगे ज़्यादा बढ़ रहा है, ये बेचेंगे गुड़गांव की कोई पार्टी उसको कट्ठी ज़मीन बेचेंगे, और तू एक बार मेरे कहने से घर चली जा और इस केस न ले ले वापसी। मैं बोली ठीक है। मैं बोली तू इनके ऊपर दबाव है, तू इतना क्यों दबाव मारा है। न बोला तू मेरी कहानी समझ, कहीं ना कहीं बंदे आसपास ही है, और पैसे पुलिस ने खा रखे हैं, पुलिस तू चाह भी गिने तो तेरे ऊपर केस कर देंगे उल्टा, ये उल्टे सीधे बयान मेरे से लिखवाना चाहे। मैं बोली ठीक है मैडम। मैं उस दिन 12 तारीख ने घर आ गई, 12 अक्टूबर। आपके पति ने आपको ये बोला है कि आप पे जबरदस्ती केस कर दिया जाएगा, पुलिस ने पैसे खा रखे हैं? हाँ ठीक है, मेरे ऊपर भाई तेरे ऊपर उल्टा केस हो जाएगा। मैं बोली ठीक है। तो मेरा आदमी मेरे को देखता हुआ रह गया, मैं मेरे लड़के के साथ आ गई। 12 अक्टूबर की बात है ये। 12 अक्टूबर के बाद मेरे आदमी के 2-3 बार फ़ोन आए। मैं 25 तारीख को 25 से तीसरे महीने की 25 तारीख को आप चंडीगढ़ चलेंगे, कुछ मैंने ट्रेजरी से पैसे लेने हैं, अपनी लड़की गुड़िया 18 साल की हो गई, अब इसकी शादी करनी है, और मैं 25 तारीख को आऊँगा। ये बात उसने 1-2 बंदों को और को भी बताई है भाई 25 तारीख को मैं हिसार जाने वाला हूँ। तो इन्होंने मैडम मेरी बात वही ना, मेरे आदमी ने मेरे को यही बोला था। इन्होंने उसके बाद है ना उसको ऐसी जगह में बंदी बना के रखा, ना तो उसको रोटी दी ना कुछ और। बंदे को
एसपी मेरे को बोल रहा है, परसों गई हूँ मैं, बल्लू का वही सार दाखिल करा था। मैं बोली जी सार दाखिल कर गई, सार में मैं हूँ, तो मैंने पता चलेगा तो मैं मेरे आदमी इधर मिलने कौन जाऊँगी। सोचने वाली बात है। तो बोले ये तो कह रहे हैं ना। मैं सर ये तो कुछ भी कहेंगे, जब मैं मेरी बात बता रही हूँ कि सार में नहीं लेके गई है। फिर ये कह रहे हैं कदम हॉस्पिटल के अंदर हमने दाखिल रखा है। कदम हॉस्पिटल के पास मैं 7 तारीख को जाती हूँ, 7 मई को। कदम वाले कहते हैं हमें विटनेस को कागज दिखा सकते हैं, तेरे को हम कागज क्यों दिखाएं। मैं बोली जी मैं उसकी वाइफ हूँ, ये मेरे कागज देख लो। मैंने अपनी आईडी दिखाई है, लीगली प्रूफ है आप उनकी वाइफ हैं? हाँ जी, सारी चीज़ें मेरे पास जी। ये देखो, ये मेरी है फैमिली आईडी जी। ये फैमिली आईडी की तस्वीरें एक बार आपको दिखा रही हूँ, जहाँ बच्चों के नाम लिखे हुए हैं और उनमें पिता का नाम जो है आप साफ साफ पढ़ सकते हैं। ये पिता का नाम जो है यहाँ पर राजपाल लिखा हुआ है। सबसे नीचे ललिता देवी का जो है नाम लिखा हुआ है और इनके पति के कॉलम में भी इन राजपाल जी का नाम है। ये देखो जी, ये मेरे बच्चे की आईडी है जी। इनमें ये देख लो आप, किसी भी आईडी में देख लो जी, ये राजपाल खुद रहा, ये मेरा बेटा है, इसकी आईडी में सब में देख लो आप। कुल मिलाकर के ढेरों सारी जो है आईडीज आपके पास। वोटर कार्ड है। हाँ हाँ। मेरे पति का वोटर कार्ड एक बार गुम हो गया था तो हमने दूसरा निकलवा लिया, ये रहा। जी जी। तो ये जो है आप लीगली डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं पूरे परिवार के। हाँ जी। और ये देखो राशन कार्ड रहा है, ये देखो, ये देखो, ये राशन कार्ड में ये राजपाल बैठा। ये देखो जी, ये हमारी गैस की कप्पी है। कुल मिलाकर के सबूतों का कोई अभाव नहीं है आपके पास इनफ जो है सबूत हैं ये बयान करने के लिए कि लीगली जो है अब आप उनकी वाइफ बन करके रह रहे हैं। मैडम लीगली थे, मैं थी। मेरे आदमी ने कोर्ट में जो बयान मजिस्ट्रेट के सामने बोल रखा है, मेरे हक में हो रहा है फैसला सारा। ये कॉपी मैंने प्रशासन को दे भी रखी है, प्रशासन कह रहा है। अब ये बताइए कि आपके अपने पति से आखिरी बार बात कब हुई है? मेरी जी 12 अक्टूबर को हुई थी, 2020 को। उसके बाद आपके पति उसके बाद मेरी फ़ोन पे बात हुई है मैडम, ठीक है, 1-2 बार हुई है। उसने यूँ कहा है मेरे जो कागज़ खोस रखे हैं ना, मैं वे कागज़ लेके आऊँगा। और कागज़ थे किसी केस में, वो पहले टर्मिनेट हुए थे, उस केस में वो बहाल हो रहा था, उसमें 7,60,000 रुपये उसको मिलने थे चंडीगढ़ ट्रेजरी से। वो कागज़ उन्होंने खोस रखे थे और वो उन कागज़ों के लिए भाई मैं लड़की के किस तरह पीड़े याद कर दूँ, उन कागज़ों के लिए जा रहा था। ये मेरे लड़के की मैट्रिक की वो है पढ़ाई में, इसमें ये देख लो राजपाल है कि नहीं है। और मैडम ये एक बार दादरी का है जो 11 पर केस दर्ज हुआ था ना, ये देखना कहीं ना कहीं इसमें खबर होगी, देखना आप। ये रहे, ये देखिए, ये यहाँ फिलहाल ससुराल पक्ष पर आरोप, पति को पैतृक संपत्ति हड़पने के लिए हत्या कर मारे गया मैडम। चाहिए कुछ भी ना बताओ, मारा गया है। मैं साफ है मेरा दिल, क्योंकि मेरे को ये एक्सीडेंट हुआ था, नु कहते तो कुछ भी ले लिए, इसका टिक्का लगवा दे, जहर का टिक्का मेरा आदमी का, मैं जहर का टिक्का किस तरह लगवा दूं? आपको ये बात कही गई है? हाँ, मेरे देवर ने बोली ये बात मेरे को। और ये चीज़ ये देखो, ये जिस दिन इसको लेके गए थे उठा के पारिक में से, उस दिन की ये मैंने कटवा रखी है। आप साफ देख लो, घर घर के जाके ये दाग दिया है। इसके जमाई, इसका एक तो है ताऊ का लड़का है, 2 तो इसके ताऊ के लड़के हैं दाग देने में। और एक ये सिलसिला मुझे बताइए कि आप तक कैसे ये जानकारी पहुंची कि आपके पति जो है, कितने तारीख की बात है, कितने तारीख को जो आपके पति का देहांत हुआ है? मेरे पति का देहांत हो लिया 27 को ही रात ने, 27 मार्च। क्योंकि जब जिस टाइम मैं उड़ गई ना इसमें हॉस्पिटल में, कौन से महीने की 27 तारीख की बात है? तीसरे महीने की, मार्च, 27 मार्च की। हाँ, ठीक है। क्योंकि ना जब मैं वहाँ गई ना हॉस्पिटल में, तो उनको ये नहीं पता था कि ये उसकी वाइफ है। ठीक है। कंपाउंडर वगैरह को किसी को नहीं पता था। कंपाउंडर ने ये कह दिया था कि 27 को रात को ले गए थे, वो रात को ही हो लिया था। तो रात को ये मेरे देवर की कोठी पड़ती है भिवानी घंटा घर पे, रात को पता नहीं इन्हें वहाँ रखा या कहाँ रखा,
28 को इनने नहीं दाग दिया उसको, 29 को इन्हें सवेरे पहले दाग दे दिया बिना बताए। और पुलिस प्रशासन ने कह रहा है कि तू तो किसी के घर में बढ़ना चाहती है, मैं किसके घर में बांट दूं तेरे को। पुलिस प्रशासन में किसने कही है ये बात? ये बात मेरे को सच्चो ने कही है, रामो तारे सच्चो है। दादरी के अंदर, दादरी के अंदर रामो तारे सच्चो है। और इधर उधर है ना घूमता रहता है इस गली में, मैंने खूब अपने आंखों से देख लिया। और 22 तारीख को फिर मेरे घर पे आया था। मेरी लड़की रोने लगी, बोली अंकल कुछ तो करो, क्या मेरे पापा को मैं आखिरी बार भी नहीं देख सकती थी क्या मैं इतनी वो हूँ, इतने हमने गलती कर रखी है कोई, या हमने कुछ कराया है तो मेरे पापा के एक बार दिखाया भी कौन, अंकल कुछ तो करो। तो लड़की को बोल रहा है क्या तू वहाँ देखने के लिए आई थी? अरे सर आप ये तो देखो कि हमने दरखास्त कौन सी दे रखी है, और देखने के लिए जब आते तो मार को बुलाते। मेरी लड़की फिर रोई, उठ के चला गया। मैंने फिर ये कहा मेरी बात सुन बेटी, तय किसके गले सवाल जवाब कराए, जो खा पी के बैठे हैं, इन्हें डकारा होगी उसके बाद ही तो ये कुछ करेंगे। साफ साफ बात है मैडम, दादरी पुलिस ने पैसा खा रखा है। आपको जानकारी कैसे मिली कि आपके पति का जो है देहांत हो गया? आपको यहाँ बैठे हुए जानकारी कैसे मिली? मैंने किसी रिश्तेदार के पास फ़ोन करा था, भाई इस तरह कुछ है जानकारी है तेरे को, तो उसने यूँ कहा भाई मेरा नाम तो बताइयो ना, और उसका सुबह सुबह ही संस्कार कराया ये। मैं बोली तेरे को दिखाया गया था किस कंडीशन में था किस में नहीं, या बीमार था तो तेरे को पहले सूचना दी गई थी भाई वो बीमार है तू आजा मिलने के लिए? नहीं बोले ना। मैं बोले अच्छा फिर तू किस टाइम गया है? नहीं बोला मैं गया नहीं, उस टाइम बांध जुड़ के तैयार कर रखा था ले जाने खातर। तो मैं बोली दाग पे कौन कौन थे? तो उसने मेरे को सारे बता दिए ये बंदे दाग पे थे। तो मैं बोली तेरे पास के मेरा नंबर कौन था भाई, तू फ़ोन कर सका था? नहीं बोला भाई चाहे कुछ भी कहे मेरे पास तेरा नंबर नहीं था, जब नंबर होता तो मैं तेरे को दाग पे बुलवाता, अगर दाग पे मेरे पास फ़ोन आ जाता तो मैं बढ़ता छड़ा बंद करवा देती। लेकिन मैडम मेरे साथ तो 2011 से मार पीट घर में घुस घुस के चमारी चूड़ी ढेड़नी कमीनी मेरे ने के कह के ने मेरा सिर फोड़ रखा है। मेरे ये देखो ये गोड्डा यहाँ से फोड़ रखा है, ये देखो ये मार रखी चोट। लेकिन मैडम मेरा आदमी ने हमेशा यूँ कहा मेरे को मेरी राख दे, घर का मामला है मेरी इज्जत राख दे, तू केस ना कर, तू दरखास्त ना दे, मेरी राख दे, मेरी इज्जत करेगी थोड़ी बहुत। मेरा आदमी मेरा पाया मैंने गोछा दर देता था, मैं उसके चक्कर में नहीं जल्दी में टाल कर ठीक है तू मेरी तिमरवा के खुश है ना, कोई बात को नहीं टाल कर देती हूँ। मैंने मेरे आदमी के लिए है ना, मेरे आदमी के ऊपर को मैं कभी कौन गई और ना मैंने उनके साथ कोई रोड़ा झगड़ा करा। अब पुलिस से या क्या किससे इंसाफ की उम्मीद आप रखते हैं? मैं पुलिस दादरी पुलिस से मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, दादरी पुलिस मेरा साथ देगी या सच्चाई का साथ देगी। दादरी पुलिस में बिल्कुल भी मैं जीरो समझू दादरी पुलिस ने, क्योंकि मेरे साथ मैं जाते हूँ बुलवा लेते हैं, उसके बाद ना कोई नू हाँ किससे मिलना है जी एसपी साहब से मिलना, नहीं मिलेंगे एसपी साहब, मेरे को ऐसे जवाब देते मेरा आदमी मर रहा है, मैं गली के कुत्ते के लिए कौन घूम रही मैडम। एक तो मेरे को यूँ है भाई तेरे को 25 तारीख में दादरी आना है, मैं दादरी जाऊँ हूँ, कोई मेरे बयान लिखने तैयार नहीं, कोई मेरे से ढंग से बात करने तैयार नहीं, तो मैं क्या समझूँ उस पुलिस को, क्या समझूंगी मैं? इंसाफ नहीं मिलने वाला मेरे को। अगर कर भी सकता है तो मेरे साथ इंसाफ अनिल विज कर सकता है, क्योंकि मेरे को पता है मैंने जाता हुआ देखा है उसको अलमारियाँ में से जो दरखास्त दबी हुई दरखास्त निकलवाई है अनिल विज जी ने, और इंसाफ दिलवाता है लोगों को। मेरे को अनिल विज से और दुष्यंत चौटाला से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं, अगर थोड़ा सा भी मेरे को सहयोग करना चाहते हो ना तो दूध का दूध पानी का पानी करवाओ जी। लगातार जो है आपके साथ मारपीट रही जी, लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन मेरी प्रशासन ने कोई भी सुनवाई नहीं कर रखी और एक इस चीज़ का मजाक बना दिया इन्होंने। फिलहाल इंसाफ के तौर पर क्या चाहिए? मेरे को ये चाहिए इंसाफ के तौर पे कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और पूछताछ होनी चाहिए। मेरा आदमी मेरे से दिखा देते ना, मैं एक रोक करके सवाल पूछूंगी, सिर्फ गिरफ्तारी चाहिए या फिर अगर आप चाहती हैं या फिर ये चाहती हैं कि जमीन में हिस्सा मिल जाए वो आप? जमीन में तो राज्यपाल के बच्चे तो लेंगी, ठीक है, कहानी के है राज्यपाल मतलब आपको जमीन, हाँ राजपाल को वैसे नहीं मारा गया, जमीन थी सारी चीज। और ये पावर अटॉर्नी उसका असली कार्ड बन गई, जो पावर अटॉर्नी दी है ना राज्यपाल ने मेरे को, ये असली कार्ड बन गई उसका। ठीक, तो
ये महिला हैं जो लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही हैं सरकार से, प्रशासन से। मगर देखने वाली बात है कि अब प्रशासन जो है कब तक मुख बधिर बन करके बैठा रहेगा, कब तक जो है ये महिला इंसाफ के लिए इंतजार करते रहेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।